किस तरह हमारी खामोशी गूंजी, गोया हर सिमत से आवाज़ आई, फैज़ थी राह सरबसर मंजिल, हम जहाँ गए कामयाब आए। बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता है तो अजीज़ तर है निगाहे आईना साज में वाले। और यहाँ पर आए हुए उनके सारे मेहमान, मिस्टर नज़ीर कुरैशी साहब, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ मसूदी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सलमा, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सोपोर, और बाकी सारे मेहमान जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि उनकी सारी डिटेल्स नहीं हैं, सारे बच्चे जो यहाँ प्रेजेंट हैं, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। आज जो उर्दू एनुअल कॉन्फ्रेंस यहाँ सोपोर में मनाई जा रही है, और नज़ीर साहब कल ही मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम उर्दू कॉन्फ्रेंस यहाँ मनाना चाहते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो मैंने समझी कि मुझे भी बुलाया जा रहा है यहाँ पे, दो कि मैं बहुत ज़्यादा उर्दू की बहुत बड़ी तालिब इल्म नहीं रही हूँ, लेकिन उर्दू क्योंकि पढ़ी है, 10th 12th तक पढ़ी है, और उसके बाद स्पेशल क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एक रग़बत थी उर्दू की जानिब, तो मैंने इसका एक स्पेशल डिप्लोमा भी किया उर्दू का, और काफ़ी ऐसी किताबें पढ़ी जिसमें मुझे पता चला कि उर्दू जो है वो एक बहुत ही एक ऐसी ज़बान है जिससे मुझे लगता है कि जो आज आपका टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें इसका एक कलीदी रोल रहा है। और मुझे लगता है कि जो उर्दू की मैंने एक जो बुक पढ़ी थी, उर्दू ज़बान की लिसानी तश्कील, उसमें मैंने ये समझा कि किस तरीके से जब ये ज़बान सामने आई, और हमारी जो प्रेजेंट जो लैंग्वेजेस थी उस वक़्त, चाहे वो हमारी संस्कृत लैंग्वेज हो या जो पुरानी इंडिया में यूज़ होती हुई लैंग्वेजेस हैं, उसमें किस तरीके से अरबी के अनासर या और ज़बानों के अनासर शामिल हुए। तो इसका जो नई शक्ल पेश सामने आई, उसमें जो उर्दू का एक स्पेशल रोल रहा वो ये है कि वो हमेशा एसिमुलेट करना जानती है। मतलब कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छे अल्फाज, कोई भी नए अल्फाज, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हों, चाहे वो अंग्रेज़ी के हों, अरबी के हों या संस्कृत के हों, तो उसने अपने अंदर समा लिया। मुझे लगता है कि अगर हमारी जो कंट्री की बात की जाए, हमारी अपनी देश की बात की जाए, तो उर्दू एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको बांधे रखती है। आज आप कहीं पर भी जाएं तो उर्दू ज़बान को समझने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, चाहे वो बाकी ज़बानें समझें या नहीं समझें, लेकिन उर्दू ज़बान को मुझे लगता है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छे से समझा जाता है। और चाहे आपको उसकी स्क्रिप्ट लिखनी आती हो या नहीं आती हो, लेकिन जब आप उसको बोलते हैं तो एक कनेक्ट होता है, आप एक कनेक्ट समझ, वो इतनी आसानी से आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी तरगीब देने में जो उर्दू काउंसिल का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी तरगीब देनी चाहिए, नहीं सिर्फ कॉलेजों में नहीं, स्कूलों में नहीं, बल्कि आम जो आपके काउंसिल्स होनी चाहिए, उसमें आम लोग जो शायद स्कूलों कॉलेजों से बाहर है उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। आज जो आपकी मेन टॉपिक था कि उर्दू जो है वो किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैं समझती हूँ कि मुझे ये समझने में कि हमारा जो है सोशियोलॉजिकली हम किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, उसको समझने में उर्दू ने काफ़ी रोल प्ले किया। किस तरीके से हम लोग जो हैं आपस में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो बैठकर आपस में बातचीत कर सकता है, आपस में कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है। तो मुझे लगता है उसमें उर्दू का बहुत बड़ा रोल है। और जो हम बच्चों को भी अगर हम पढ़ाएं उर्दू, तो एक बहुत आसान ज़बान है, मैं ये भी समझती हूँ कि एक बहुत ही आसान ज़बान है उर्दू। अगर आप इसके अल्फ़ाबेट समझ लें तो शायद कुछ तकलीफ़ हमें इसकी स्पेलिंग्स में होती है, क्योंकि हम सूती आवाज़ें बहुत सारी हैं, तो काफ़ी बार स्पेलिंग्स काफ़ी मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन एक बार आप इफ़ यू गेट दैट हैंग, तो उसको समझना, उसको पढ़ना बहुत आसान है। और मैं समझती हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो उर्दू को ज़रूर समझें, उसको पढ़ें। इसमें इतना लिटरेचर है, सिर्फ इस्लामिक लिटरेचर ही नहीं, वो तो ये उसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस्लामिक लिटरेचर की वो उर्दू में है, लेकिन उसके अलावा अगर हम इतने बड़े बड़े शायरों की बात करें, गालिब हो गए, इकबाल हो गए, मैं तो इनको बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ इसलिए इनकी रेफरेंस दे रही हूँ, बल्कि मीर तकी मीर हो गए, या फैज़ साहब की जो शायरी है
ان کی شاعری اگر ہم پڑھیں تو بہت سارے ایسے ہم اپوکس جو ہیں ان کو کور کر لیتے ہیں, چاہے وہ پروگریسو موومنٹ ہو اس کو کور کر لیتے ہیں. ایک فیض صاحب کی ایک شعر ہے جس کو میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہی تھی. اس طرح ہماری خاموشی گونجی, گویا ہر سمت سے آواز آئی, فیض تھی راہ سر بسر منزل, ہم جہاں گئے کامیاب آئے. تو مطلب اس میں ایک ایپوک ہے, اس میں جو یہ پروگریسو شاعری کا جو دور تھا اس میں کتنی چیزیں آپ صرف کچھ الفاظ سے, کچھ شاعری سے آپ سمجھ سکتے ہیں جو مجھے نہیں لگتا کسی پروز سے آپ سمجھ پائیں گے. تو شاعری میں ایک جو مٹھاس ہے اور جو بات سمجھانے کا طریقہ ہے, مطلب کچھ الفاظ میں آپ ایک اتنی بڑی چیز. یا دوسری جو ایک شعر میں نے ابھی پڑھا, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ علامہ اقبال کا ایک بہت اچھا شعر ہے جس کا میں مطلب جب میننگ سمجھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ اپنے آپ کو اس چیلنج سے یا ان مشکلات سے مت بچاؤ جو اس زندگی میں تمہیں فیس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر اس پورے پروسیس میں تمہیں ناکامیابی بھی ملے یا تمہارا جو جس کو ہم آئینہ کہتے ہیں, تمہاری جو اپنی روح ہے یا تمہارا جو دل ہے وہ ٹوٹتا بھی ہے, تو وہ روح یا دل تمہارا خدا کے سامنے ایک عزیز تر ہے ان سب لوگوں سے جو کہ اسٹرگل نہیں کرتے. کیونکہ اس دنیا میں تمہیں ہر موقع پہ اسٹرگل کرنا ہے. یہ دنیا بنی ہی اس لیے کہ تمہیں آزمایا جائے. تو بہت کم الفاظ میں اپنا جو یہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بھر دینا, وہ ایک شاعر کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی پروز سے یا کسی بھی بڑی بڑی بکس لکھ کے بھی اس کو کور کر پائیں گے. تو اس لیے اردو جو ہے وہ ایک ایسی لینگویج ہے جو بہت آسان ہے, سیکھنے میں بہت آسان ہے, پڑھانے میں بہت آسان ہے, لیکن اس کے جو مجھے لگتا ہے فوائد ہیں, جو اس کے فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور ہماری جو جنریشن ہے اس کو ضرور یہ پڑھنا چاہیے. اردو کونسل کے ایک پروگرام میں ہم نے شرکت کی ہے جس میں یہ اینول کانفرنس بنا رہے ہیں اردو لینگویج کا. اس میں انہوں نے بہت سارے مہمانات کو بلایا تھا اور اردو کو کیسے ترغیب دی جائے اور کس طریقے سے یہ ایک یونٹی ان ڈائیورسٹی کے لیے ایک علمبردار بن سکتی ہے, اس پہ ڈسکشن ہوئی. بہت سارے اسپیکرز تھے. ہم نے بھی یہی بات جو ہے سامنے رکھی ہے کہ اردو کا جو ہے جنم وہ انڈیا میں ہوا ہے, بھارت میں ہوا ہے. اس کی جو تشکیل دی گئی ہے وہ ڈفرینٹ لینگویجز, سنسکرت, عربک اور جو لوکل لینگویجز ہیں اس سے ہوئی ہے. اور اس کی جو پڑھائی ہے اور اس کے اندر جو جتنے بھی پروز ہو یا پوئٹری ہو, اسے یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی میں کافی ترغیب مل سکتی ہے. تھینک یو.